एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग संगठन के नियुक्तिकरण के एमसीक्यू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे नियुक्तिकरण के एमसीक्यू। और ये जो एमसीक्यू हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पिछले वर्ष में, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर निकल गए हैं उनमें आए हुए हैं। मोस्ट एमसीक्यू हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास नंबर 5 को नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो तभी समझ में आप लोग कर पाएंगे जब आप लोग क्लास को 1 को देख लेंगे, क्योंकि क्लास 5 को देख लेंगे तभी उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि नियुक्तिकरण क्या होता है, नियुक्तिकरण में कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं और वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें। मैंने आध घंटे की मेरी उसकी क्लास है, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इनको करिए। तो मैं टाइम खराब ना करते हुए सीधे क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन में पहला नंबर लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, लिखा हुआ है कि समादेश की एकता का अर्थ है। जो समादेश है, यूनिटी ऑफ कमांड है, वो उसका क्या अर्थ है? शीर्ष स्तर पर प्राधिकार का केंद्रीकरण। शीर्ष स्तर पर प्राधिकार का केंद्रीकरण मतलब ये होता है कि समादेश की एकता की मतलब, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, अगर एक व्यक्ति है उसको एक ही अधिकारी से ऑर्डर मिलने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि ये ए व्यक्ति है तो इसको ऑर्डर जो है, इसको ऑर्डर मान लो कि जो उसके उच्च अधिकारी है इससे ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर इससे 3-4 जगह से ऑर्डर मिलेगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा किसकी ऑर्डर को फॉलो करें। तो ये होता है समादेश की एकता का अर्थ, ठीक है। तो समादेश की एकता का अर्थ है, ये तो बात गलत हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है कि सामान्यतः किसी एक अधीनस्थ को आदेश स्वीकारना चाहिए एवं किसी एक प्रभारी बॉस के अधीन कार्य करना चाहिए। कि समादेश की एकता क्या कहती है कि एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी के द्वारा ऑर्डर या फिर कुछ काम देना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत से लोग एक ही व्यक्ति पर बहुत से काम दे रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किससे के काम को पहले करें और किसके काम को बाद में करें। इसे बोलते हैं हम लोग समादेश की एकता। और समादेश की एकता अगर समझ लिया तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भूमिका अस्पष्टता मुख्य रूप से किसकी घटिया व्यवस्था का परिणाम है? भूमिका अस्पष्टता किसकी मुख्य घटिया व्यवस्था का परिणाम है? नियोजन का परिणाम है, कर्मचारी भर्ती विभाग का, संगठन का, नियंत्रण का, या फिर संसाधन का? तो भूमिका जो है, भूमिका कौन अदा करता है? एक जैसे मान लो कि संगठन नियोजन क्या करता है कि नियोजन सबसे पहले प्लानिंग करेगा, कि बनाएगा कि क्या हम लोगों को करना है, कैसे करना है, क्या चीज का करना है, ठीक है। उसके बाद नियोजन के बाद वो बनाएगा संगठन, मतलब कि कौन सा काम किसको दिया जाए। नियोजन का काम होगा है कि ये संगठन में, ये काम को संगठनों में विभाग करना, मतलब कि विभाजित करना। और नियुक्तिकरण का क्या काम हुआ कि इन संगठनों में जान डालना, मतलब कि कोई व्यक्ति को नियुक्त करना। तो भूमिका किसकी होगी? भूमिका अस्पष्टता मुख्य रूप से किसकी घटिया व्यवस्था का परिणाम है? तो वो है नियोजन, मतलब कि कर्मचारी भर्ती विभाग का, मतलब स्टाफिंग का घटिया परिणाम है। अस्पष्टता मतलब कि स्पष्ट नहीं, अस्पष्टता इसका घटिया परिणाम है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। अब ये देखो लो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे कि कार्य के लिए, कार्यालय लिखा है, कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु, मतलब कार्यालय कार्य के करने के लिए सामान्य नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है। सामान्य नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है किसमें? संगठन की नियमावली में, या फिर कार्यालय नियमावली में, संगठन की रूपरेखा में, प्रबंधकीय दिशा निर्देश में। तो अगर आप लोगों ने क्लास नहीं की हुई है तो आप लोग एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर है कि कार्यालय के संबंधित अगर हम लोगों को कार्य करना है कि कौन सा कर्मचारी कितने टाइम पर आएगा, तो ये नियम जो हम लोग बनाएंगे तो ये कहाँ लगाएंगे? तो ये हम लोग लगाएंगे कार्यालय में, ठीक है। अगर मान लो कि एक कार्यालय है, उसमें हम लोगों को कोई नियम, मतलब कि नियम फॉलो कराना है कर्मचारियों को, तो वो कार्यालय विभाग में जो लगाएंगे, कोई नोटिस लगाना है, तो वो है, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये यूपी पीसीएस में आया हुआ है एलटी ग्रेड में, यूपी पीएससी में आया हुआ है एलटी ग्रेड में क्वेश्चन की पर्यवेक्षक को बोलते हैं सुपरविजर, मतलब कि पर्यवेक्षक विस्तार से आशय है। पर्यवेक्षक के विस्तार से आशय जो है वो अधीनस्थों की संख्या से है,
इसका राइट आंसर है अधीनस्थों की संख्या से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टेप वाइज पूरे, जैसे मान लो कि 300-400 लोगों की, जैसे यूट्यूब पे बहुत से वीडियो हैं उन्होंने 300-400 क्वेश्चन बोल दिए हैं, लेकिन है नहीं है। मैं आप लोगों को अगर मान लो चैप्टर पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो कि मैंने सबसे पहले पढ़ाया नियुक्तिकरण, मान लो नियुक्तिकरण पढ़ा दिया, तो उसके बाद हम लोग करेंगे इसके एमसीक्यू के एमसीक्यू बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसीलिए मैंने ये क्लास जो है नियुक्तिकरण की एमसीक्यू की क्लास है, नियुक्तिकरण की जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पर्यवेक्षक विस्तार से आशय, मतलब कि पर्यवेक्षकों के विस्तार में अगर हम लोग करेंगे तो अधीनस्थों की संख्या से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 1 सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टाफिंग मतलब कि नियुक्तिकरण करना। स्टाफिंग के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही अनुक्रमा के अनुसार दर्शाइए कि कौन सा क्रम सही है। तो मैंने आप लोगों को क्लास 5 में इनके चरण करवाए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने क्लास को नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उसको देख लीजिए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी ये क्लास। तो चलो हम लोग क्रम से लगाते हैं। तो क्रम से अगर लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इनमें से क्या छांटेंगे, इनमें से सबसे पहले छांटेंगे हम लोग कर्मचारी की भर्ती करेंगे। तो पहले नंबर पर हम लोग इसको लिखेंगे भर्ती को। उसके बाद अगर आएगा कोई तो उसके बाद आएगा चयन, और उसके बाद अगर आएगा तो उसके बाद आएगा हम लोगों का, और अगर उसके बाद आएगा तो आएगा आगमन तथा या फिर एवं अभिस्थापन। ठीक है, उसके बाद आएगा कार्य निष्पादन। इसके अंतर्गत भी बहुत से कार्य होते हैं, ये तो बस इस क्वेश्चन में दिए हैं इसी हिसाब से चल रहे हैं, वैसे तो बहुत से होते हैं। ठीक है, कार्य निष्पादन, और उसके बाद होता है स्थानांतरण। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्थानांतरण। ठीक है, तो इसमें हम लोग सही क्रम देखेंगे। पहले नंबर पे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये जो 5 क्रम है इनको देख लेंगे। भर्ती सबसे पहले नंबर पे है, तो इसमें लिखा हुआ है कि भर्ती सबसे पहले नंबर पे ये रहा, मतलब कि इसको 1 सेकेंड, इसमें जो लिखा है भर्ती जो लिखा है वो दूसरे नंबर पे लिखा है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। उसके बाद भर्ती को दूसरे नंबर पर। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग जो कोड दिए हैं हम लोगों के, इनको देख लीजिए कि कौन सा सही बनना है हम लोगों का। जो इन्होंने दिया है कि इन्होंने चयन को इसमें दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो हम लोगों का होगा इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। बिल्कुल कोड सही लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो कोड लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे हैं, इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का डी ऑप्शन। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब मेरी क्लास को देखा होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो यूजीसी नेट में आया हुआ है, तो अगर यूजीसी नेट में आया है तो मान लो पीजीटीवी में भी आ सकता है, हो सकता है टीजीटी में भी ना आए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल एक संगठन में कर्मचारियों की कमी को संभालने की कार्यनीति नहीं है। इस पर अंडरलाइन कीजिए कि नहीं है पूछा है कि है, तो कौन सी नीति जो है वो कर्मचारियों की संभालने की नीति नहीं है, कमी को संभालने की नीति नहीं है। तो ये तो है हम लोगों की टर्नओवर कम करने के प्रयास, ये बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल नीति होती है। उसके बाद है सेवानिवृत्ति को स्थगित करने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। अस्थायी कर्मचारियों को रखना, ये बात सही है, मतलब कि कमी करेंगे तो अस्थायी कर्मचारी ही रखेंगे। कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ये बात बिल्कुल इसमें इसके हिसाब से ये बात गलत है, क्योंकि ये इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं होगी, तो ये बात नहीं होगी। ठीक है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भर्ती का एक फायदा नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि भर्ती के 2 सोर्सेस होते हैं, पिछले वीडियो में बताया था कि भर्ती के 2 सोर्सेस होते हैं। एक होता है हम लोगों का आंतरिक स्रोत, इसे बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस, और इसे बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेस, बाह्य स्रोत। ठीक है, बाह्य स्रोत मतलब कि आउटसाइडर, एक्सटर्नल बोलते हैं इसे। तो आंतरिक स्रोत में हम लोगों के क्या क्या आते हैं और बाह्य स्रोत में क्या क्या आते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इससे जरूर पूछा जाता है कि जैसे मान लो कि स्थानांतरण पूछ लिया आप लोगों से, तो स्थानांतरण कैसा स्रोत है, आप लोगों को बताना है कि स्थानांतरण कैसा स्रोत है। तो स्थानांतरण जो है वो आंतरिक स्रोत है। ठीक है, तो स्थानांतरण कैसा स्रोत है, आंतरिक स्रोत है। अगर मान लो पूछा जाता है पदोन्नति कैसा स्रोत है, तो पदोन्नति भी आंतरिक स्रोत है। तो ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के भले के लिए कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो हम लोग पहले कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भर्ती का एक फायदा नहीं है, मतलब कि भर्ती का एक फायदा नहीं है। कार्य अच्छे निष्पादन को पुरस्कृत किया जाना, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, यही बात हम लोगों की बिल्कुल सही है कि भर्ती का ये फायदा नहीं है, तो ये तो आंतरिक भर्ती का हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भर्ती के स्रोत के रूप में पत्रिका, अगर मान लो हम लोग पत्रिका से प्रकाशन करते हैं, पत्रिका से भर्तियां करते हैं, मान लो कि हम लोगों ने किसी मैगजीन में दे दिया, किसी मतलब न्यूज़पेपर में दे दिया, तो हम लोगों को कौन सा लाभ होगा ये पूछा है। कम खर्चीला होगा, बिल्कुल ज़्यादा खर्ची, बिल्कुल ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम लोग न्यूज़ में पेपर में निकालेंगे कोई चीज़ तो वो तो ज़्यादा मेरा खर्चा आएगा, मैगजीन में निकालेंगे वो भी ज़्यादा खर्चा आएगा, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। विज्ञापन के स्थापन के लंबा समय, ये भी बात बिल्कुल, कौन सा लाभ है, तो लाभ नहीं है ये तो बात बिल्कुल गलत है। विविध पाठकों तक पहुंचाना, हाँ ये लाभ है, क्योंकि हम लोग जो है अखबार मेरे लोगों के बहुत से लोगों का जा सकते हैं, तो हम लोग इससे बहुत से लोग हम लोग देख सकते हैं, इसको मतलब पत्रिका को बहुत से लोग देख सकते हैं, तो ये फायदा हम लोगों को होता है पत्रिका के द्वारा भर्ती करने से, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग देख लेंगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक सेकेंड। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन स्टाफिंग प्रक्रिया के अंग नहीं है। स्टाफिंग प्रक्रिया के अंग जो नहीं है, मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं पिछले वाले वीडियो में कि स्टाफिंग प्रक्रिया के अंग। अगर हम लोग अंग की बात करें तो सबसे पहला अंग है मानव संसाधन नियोजन, ये भी अंग है, भर्ती भी अंग है, चयन भी अंग है, आगमन तथा अभिस्थान अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया था, प्रशिक्षण ये भी अंग है, निष्पादन भी लिखवाया था, और स्थानांतरण और पृथक किया जाना ये सबसे आखिरी अंग है, कि पृथक किया जाना सबसे आखिरी अंग है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि सभी इनके अंग हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्टाफिंग का कार्य है। स्टाफिंग का क्या कार्य है? भर्ती करना, ये भी बात बिल्कुल सही है, प्रशिक्षण करना ये भी सही है, कार्य पर नियुक्ति करना ये भी बात सही है, तो ये सभी कार्य करना इनका काम है, स्टाफिंग का कार्य है। और ये आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े से कम है मानता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन कराने की, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में आया हुआ है, यूपीएस पीसीएस प्री में 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है। संचालकों की संख्या पूछा है, ना कि मेंबरों की संख्या पूछा है, ठीक है। सदस्यों की संख्या नहीं पूछा है, संचालकों की संख्या पूछा है। तो एक सार्वजनिक कंपनी में होती है 3। संचालकों की संख्या कितनी होती है? 3। अगर निजी कंपनी में पूछा जाता था तो निजी कंपनी में संचालकों की संख्या, निजी कंपनी में संचालकों की संख्या पूछा जाता है, तो आप लोग कितनी बताइएगा? निजी कंपनी में होती है 2। अगर आप लोगों से निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या पूछा जाता है, सदस्यों की संख्या, अब निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या अगर मान लो पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है कि न्यूनतम भी पूछा जा सकता है और अधिकतम भी पूछा जा सकता है। तो अधिकतम जो होती है, पहले थी हम लोगों की 50, लेकिन जब से कंपनी अधिनियम 2013 आ गया है तो तब से हो गई है अधिकतम 200, और न्यूनतम जो है वो है 2। अगर आप लोगों से सार्वजनिक कंपनी में पूछता है कि सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करा दिए हैं कि कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, इस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो अधिकतम मान लो सबसे पहले पूछ सकता है न्यूनतम, तो न्यूनतम तो 2 ही होती है, लेकिन अगर इसमें सार्वजनिक कंपनी में अगर होती है तो अधिकतम की संख्या होती है हम लोगों की असीमित, मतलब कि अनलिमिटेड, ठीक है, असीमित होती है। तो आज के क्वेश्चन में, आज के जो एमसीक्यू किए हैं हम लोगों ने, तो वो किए हैं हम लोगों ने नियुक्तिकरण के एमसीक्यू किए हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आप लोगों के लिए, मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। कुछ यूजीसी में भी आए हैं, कुछ पीजीटी में आए हैं, कुछ टीजीटी में आए हैं। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत से एमसीक्यू ऐसे ही लेके आऊँगा। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो पिछला वीडियो है क्लास नंबर 5 उसको भी आप लोग देख लीजिए। मैंने क्रम से लगाए हुए हैं कि प्रबंध के सारे वीडियो कराए हुए हैं, बस एक रह गया है हम लोगों का जो स्टेप है प्रबंध के कार्य में, वो रह गया है हम लोगों का निर्देशन रह गया है, 2 रह गए, निर्देशन और नियंत्रण। तो अगले वीडियो हम लोग करेंगे निर्देशन को, उसके बाद करेंगे नियंत्रण को, फिर इनके दोनों के एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए आप लोग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।